प्यारे छात्रों, आज मैं आपको क्लास 7th के हिंदी के 5वें चैप्टर के शब्दार्थ और प्रश्नोत्तर लिखाऊंगा, जिसका शीर्षक है निज भाषा उन्नति। कवि हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। बच्चों, अपनी अपनी नोटबुक निकालिए और लिखिए। सबसे पहले शब्दार्थ लिख लीजिए। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखे हैं इसी प्रकार से एक तरफ शब्द लिखिए, दूसरी तरफ अर्थ लिखिए। देखिए, पहला शब्द क्या है? मूल। मूल का मतलब है बच्चों आधार। शूल मतलब होता है पीड़ा, पीड़ा, दुख, दर्द, परेशानी। विलंब मतलब होता है बच्चों देर। जत्न, प्रयास। वृत्तन, सेवकों। वृत्तन मतलब सेवकों। मध्य, बीच में। वेग मतलब शीघ्र। आगे देखिए, प्रवीण मतलब होता है बच्चों कुशल। हीन, हीन मतलब अधूरा या रहित। विनसाय, नष्ट हुई। पुजियो, पूरा हुआ। जवन, यवन या अफगान। आर्य मतलब बच्चों क्या होता है? आर्य। तो ये तो आपके शब्दार्थ रहे जो कठिन शब्द दिए हुए हैं। इसके बाद प्रश्न अभ्यास देखिए। अपनी बुक में देखिए, आप उसमें प्रश्न अभ्यास दिया है और पहली हेडिंग उसमें डली है कुछ करने को। तो यहाँ पर देखिए, कुछ करने से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। इन प्रश्नों को पहले ध्यान से पढ़िए, फिर उससे संबंधित जो उत्तर हैं उनको लिखिए। निम्नलिखित स्थितियों पर छोटे समूहों में चर्चा कीजिए और निष्कर्ष को 5-7 पंक्तियों में लिखिए। जैसे कि इसमें पहला प्रश्न दिया है बच्चों, ऐसा घर जिसमें सब मिलकर कार्य करते हैं। तो जहाँ जिस घर में सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं वहाँ की स्थिति कैसी होती है, इस पर आपको स्वयं आपस में चर्चा करके लिखना था, लेकिन हम इसका उत्तर एक यहाँ दे रहे हैं। आप इसको भी लिख सकते हो, अपने से भी लिख सकते हो। हमें घर के सभी कार्य मिलजुल कर करने चाहिए, इससे आपसी प्रेम बना रहेगा, काम भी जल्दी निपट जाएगा और सबके पास आराम के लिए बराबर समय बचेगा। घर के बड़ों को लगेगा कि बच्चे उनकी फिक्र करते हैं, बच्चों को भी यह महसूस होगा कि बड़े उनका ख्याल रखते हैं। फलतः घर में हंसी खुशी का माहौल बना रहेगा। छात्रों, अगला प्रश्न दिया हुआ है, ऐसा घर जिसमें फूट है, मतलब जिसमें विवाद होते हैं, आपस में लगातार झगड़े होते हैं, ऐसे घर की क्या स्थिति है उस पर चर्चा करके आपको स्वयं लिखना है। इसके लिए मैं एक उत्तर दे रहा हूँ, आप इसको भी लिख सकते हो, या आपके आसपास पड़ोस में अगर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं उसको देखते हो, आप अगर समझ पाते हो तो उस तरह से भी लिख सकते हो। यह कहा जा सकता है कि जिस घर में आपस में फूट हो वह घर कभी उन्नत नहीं कर सकता। ऐसे घर में शांति तो दूर की बात है, हंसी खुशी का कोई पल भी नहीं ठहरेगा। घर के सभी सदस्य अनमने से रहेंगे, बच्चों का मानसिक विकास प्रभावित होगा, बड़े बुजुर्गों की सेवा नहीं होगी और बाहर वाले उनका मजाक उड़ाएंगे। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हो या अपने से भी लिख सकते हो। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए। इसमें प्रश्न नंबर जो दूसरा दिया है, कवि ने फूट के कारण होने वाले विनाश के अनेक उदाहरण दिए हैं यथा, जैसे कि यहाँ पर उदाहरण जो दिए हैं आप देख लीजिए, बुक में आपको क ख ग करके दिया हुआ है। पहला है कि रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का नाश हुआ, तो ये आपको समझना है इसको। दूसरा है कौरव और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत जैसा युद्ध होता है। ग में दिया है पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण यवनों का भारत आगमन। और आगे कहा क्या जा रहा है, निर्देश क्या दिया है कि इन विषयों पर शिक्षक या शिक्षिका के साथ चर्चा करके फूट के कारण और उसके दुष्परिणामों को संक्षेप में लिखिए। तो आपको अपनी क्लास में क्या करना है, इस पर चर्चा करके आपको समझना है और लिखना है। तो बच्चों, मैं एक एक को करके यहाँ नीचे उनका आंसर दे रहा हूँ,
आप इसको समझ भी लीजिए, लिख भी लीजिए। तो पहला है प्रश्न इसमें कि रावण और विभीषण की फूट के कारण लंका का नाश। तो इसमें देखिए, रावण और विभीषण के बीच फूट का कारण था उसके विचारों और संस्कारों में अंतर होना। तो उसके विचारों और दोनों भाइयों के विचारों और संस्कारों में क्या था? अंतर था। दोनों भाइयों के विचार नहीं मिलते थे। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। उसने सीता का धोखे से अपहरण कर लिया था, अतः रावण को व्यभिचारी भी कहा जा सकता है। परंतु इसके विपरीत जो विभीषण है, विभीषण धार्मिक प्रवृत्ति का चरित्रवान व्यक्ति था। रावण द्वारा सीता के अपहरण करने पर उसने आपत्ति जताई, क्योंकि उसके अनुसार यह कार्य नीति एवं मर्यादा विरुद्ध था। इसलिए उसने रावण से अनुरोध किया कि वह सीता को वापस राम के पास भेज दे, परंतु रावण ने उसे कायर कहकर दुत्कार दिया। रावण द्वारा दुत्कारे जाने और अपमानित किए जाने से आहत विभीषण राम के पास पहुंच जाता है और उन्हें रावण और लंका से जुड़े सारे रहस्य बता देता है, जिसके फलस्वरूप रावण युद्ध में राम द्वारा मारा जाता है। रावण का सर्वनाश ही दोनों भाइयों के बीच की फूट का दुष्परिणाम था। तो बच्चों, इस प्रकार से यहाँ पर ये समझ में आता है कि दोनों भाइयों के बीच में जो फूट हुई उसके कारण ही जो लंका है उसका सर्वनाश हो जाता है। अगला प्रश्न जो है ख नंबर, वो ये है कि कौरवों और पांडवों की फूट के फलस्वरूप महाभारत युद्ध, तो उन दोनों परिवारों के बीच में, कौरवों और पांडवों के बीच में जो आपस में महाभारत का युद्ध हुआ उसके बारे में आपको समझना है, लिखना भी है। तो देखिए, कौरव पांडवों से ईर्ष्या करते थे। जो कौरव थे वो क्या करते थे? पांडवों से ईर्ष्या करते थे। उन्होंने उनके हिस्से का राज्य हड़प लिया, उन्हें तरह तरह की तकलीफें दी, उनका बार बार अपमान किया। कौरवों ने अन्याय की हद तब हो गई, कौरवों के अन्याय की हद तब हो गई जब उनके द्वारा परिश्रम से स्थापित किया गया राज्य भी उन्होंने जुए में धोखे से पांडवों को हराकर प्राप्त कर लिया। भरे दरबार में द्रौपदी का अपमान किया। फलस्वरूप पांडवों कौरवों के बीच कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध लड़ा गया, जिसमें दोनों तरफ के अनेकों शूरवीर मारे गए। अंततः दुर्योधन भी मारा गया। उनके सारे सगे संबंधी और भाई पहले ही मारे जा चुके थे। धृतराष्ट्र और गांधारी के अलावा कुरुवंश में कोई भी ना बचा। कौरवों का सर्वनाश तो इस युद्ध का दुष्परिणाम था ही, पांडवों के पुत्रों का भी कम उम्र में ही मारा जाना। जो पांडव के पुत्र थे वो भी कम उम्र में ही मार दिए गए थे इस युद्ध के दौरान, और विश्व के अनेक सूरवीरों का मारा जाना एक और भयावह परिणाम था। तो इस प्रकार से बच्चों, दोनों परिवारों के बीच जो युद्ध हुआ कौरवों और पांडवों में, उसकी वजह से बहुत से लोग मारे जाते हैं इस युद्ध में। ग नंबर है बच्चों, इसमें यह दिया है कि पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट के कारण जो यवन भारत में आए उसके बारे में आपको लिखना है, समझना भी है। तो इसको देख लीजिए, लिख लीजिए। पृथ्वीराज और जयचंद की आपसी फूट का कारण था जयचंद की पृथ्वीराज के बढ़ते शौर्य से ईर्ष्या होना। तो पृथ्वीराज के लगातार उसका शौर्य बढ़ रहा था, उसका साम्राज्य बढ़ता जा रहा था, उसका यश बढ़ रहा था, इससे भी जयचंद उससे चिढ़ता था। उनके बीच विद्वेष का मुख्य कारण जयचंद की पुत्री संयोगिता को भी माना जाता है। संयोगिता पृथ्वीराज से प्रेम करती थी, परंतु जयचंद ने उसके स्वयंवर में पृथ्वीराज को आमंत्रित नहीं किया था। पृथ्वीराज ने क्या किया? संयोगिता का अपहरण कर लिया और उससे विवाह किया। फलस्वरूप अब तक जयचंद की नफरत पृथ्वीराज के लिए और बढ़ गई। इसका प्रतिशोध उसने इस तरह से लिया कि मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज पर आक्रमण किया तो जयचंद ने इस आक्रमण में मोहम्मद गौरी का साथ दिया। गौरी पहले भी पृथ्वीराज से युद्ध करके पराजित हो चुका था, परंतु
जयचंद की सहायता पाकर इस बार पृथ्वीराज को हराने में सफल रहा। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि भारत में कई हिस्सों पर यवनों का साम्राज्य स्थापित हो गया, अफगानों का साम्राज्य स्थापित हो गया। यहाँ तक कि गौरी ने जयचंद को भी नहीं छोड़ा। जो मोहम्मद गौरी था वो जयचंद को भी नहीं छोड़ा और उसके राज्य पर भी आक्रमण किया। प्रश्न नंबर 3 देखिए। इस कविता के आधार पर आप भी 2 सवाल बनाइए। जो आपको निज भाषा उन्नति में कविताएं पढ़ाई गई हैं उसके आधार पर 2 प्रश्न आपको स्वयं बनाने हैं। यहाँ पर मैं प्रश्न बनाकर दे रहा हूँ, इनको लिख लीजिए कि सब प्रकार की उन्नति का आधार क्या है, सभी प्रकार के विकास का आधार क्या है। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए, कवि के अनुसार घर परिवार के सदस्यों के साथ हमें किस भाषा में बात करनी चाहिए। इसके बाद विचार और कल्पना में जाइए। विचार और कल्पना देखिए हेडिंग डली हुई है, उसमें देखिए पहला प्रश्न जो है, यदि आपको अपनी बात हिंदी, संस्कृत अथवा अंग्रेजी में से किसी एक भाषा में कहने के लिए कहा जाए तो आप किस भाषा को चुनेंगे। तो आप किस भाषा का चुनाव करेंगे ये लिखना है आपको। उत्तर में लिखिए हिंदी भाषा को। हम किसका चुनाव करेंगे? हिंदी भाषा को, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और मुझे इसका ज्ञान है। ठीक, अब इसके बाद कविता से, जो कविता है निज भाषा उन्नति, उससे संबंधित कुछ प्रश्न दिए हैं, उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। पहला प्रश्न है, निज भाषा की उन्नति से क्या क्या लाभ होगा। मतलब निज मतलब अपनी भाषा की उन्नति से क्या लाभ होगा। तो इससे क्या होगा, अपनी भाषा की उन्नति से, अपनी भाषा उन्नति करने से क्या क्या होगा लाभ। धर्म, मान सम्मान और कार्य व्यवहार में उन्नति होगा, मतलब अन्य क्षेत्रों में भी हमारा विकास होगा। प्रश्न नंबर 2 देखिए, हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए। हमें अपनी भाषा का प्रसार कहाँ कहाँ करना चाहिए, किन स्थानों पर करना चाहिए। उत्तर लिखिए, हमें अपनी भाषा का प्रसार सरकारी कामकाज, अदालत आदि में करना चाहिए। साथ ही यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी हिंदी भाषा का विस्तार विदेशों में भी हो सके। तो इस प्रकार से हमको प्रयास करना चाहिए। अगला प्रश्न लिखिए, प्रश्न नंबर 3, कवि ने अपनी भाषा के अतिरिक्त किसको किसको बढ़ाने की बात की है। भाषा के अतिरिक्त और किन चीज़ों को बढ़ाने की बात किया है कवि ने। कवि ने भाषा के अतिरिक्त धर्म, मान सम्मान, एकता आदि को बढ़ाने की बात की है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, कवि ने महाभारत के युद्ध का क्या कारण बताया है। कवि ने महाभारत के युद्ध का कारण कौरवों और पांडवों के बीच आपसी फूट को बताया है। आपसी फूट, आपसी लड़ाई के कारण कौरवों और पांडवों के बीच ये युद्ध होता है। 5वां प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ देखिए पंक्तियाँ दी हुई हैं, उनके बारे में आपको समझाना है। पहला है, निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल। तो इसके आशय को आप लिख लीजिए। कवि का आशय है कि निज भाषा के प्रचार प्रसार से अपने धर्म, मान सम्मान, कार्य व्यवहार आदि में उन्नति होगी। ख नंबर देखिए, जो जग में धन, मान और बल अपनी राखन होए तो अपने घर में भूले हूँ फूट करो जनिको। तो ये जो पंक्ति दी हुई है इसका आशय आप देखिए। कवि कहना चाहता है कि यदि संसार में अपने धन, मान और बल की रक्षा करनी है तो अपने घर में भूल से भी फूट मत डालो। इसके बाद बच्चों भाषा की बात दिया है, तो भाषा की बात में देखिए जो पहला प्रश्न है, शब्दों के तत्सम रूप लिखिए। यहाँ पर कुछ तद्भव शब्द दिए हुए हैं, उनके तत्सम रूप आपको लिखने हैं। जैसे करम है, यद्यपि है, सुवर्ण है, हिय है, जल है, मीत है, धर्म है। तो उत्तर लिखिए, एक तरफ आप तद्भव लिख लीजिए, एक तरफ तत्सम। तो आपको तद्भव शब्दों को परिवर्तित करके तत्सम में परिवर्तित करना है। तो पहला लिखिए करम, कर्म, यद्यपि, यद्यपि। सुवर्ण का तत्सम होगा सुवर्ण, आर्य का तत्सम होगा आर्य। इसी प्रकार से लिख लीजिए। हिये का क्या होगा हृदय, जल का नीर, मीत का मित्र। अगला देखिए धर्म का क्या होगा तत्सम धर्म। छात्रों ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है।
अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।